केपी मलिक सर, मैं सीधे आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या होने जा रहा है। क्या आरएसएस नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री अब नहीं रहने देगी क्या? देखिए प्रज्ञा, अभी अमिताभ जी ने कहा हम्म। कि वो थोड़ा शरारती बच्चा है, उसको डांट रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए। हम्म। वो बच्चा ठीक होने वाला नहीं है, वो बच्चा ठीक होने वाला नहीं है। और उस बच्चे हम्म। को हटाने की भूमिका बनाई जा रही है संघ के हम्म। द्वारा। मतलब और आरएसएस समझ गया है कि अब मोदी से कुछ नहीं होने वाला। नहीं, कुछ नहीं होने वाला नहीं है, वो उनके काम के नहीं रहे। आपको हम्म। थोड़ा पीछे जाना होगा अडवाणी जी के लिए। अडवाणी जी को आरएसएस ने मौका दिया और जब आरएसएस को लग गया ये तो जिन्ना की कब्र पे जाके फूल चढ़ा रहे हैं और कब्र कब्र पे जाके गुणगान जिन्ना का कर रहे हैं और प्रधानमंत्री बन नहीं पा रहे हैं, 2 बार इनको मौका दे लिया तो लगा कि अब ये घोड़ा लंगड़ा हो चुका है और उसको गोली मार दी गई। तो मोदी जी कहीं ना कहीं वो घोड़े के रूप में आ चुके हैं। आज जो कल जो गए हैं सरसंघ चालक गोरखपुर में, वो उस कुएं की थाल लेने गए हैं जहां वो 40 डंडे की सीढ़ी डाली थी। वहां देखने कुएं में कितना पानी है, कितना क्या हो सकता है। लगातार दूसरी तरफ लखनऊ में मीटिंगें चल रही हैं और जितने लोग हारे हैं जितने जीते हैं, आप तो लखनऊ में आपको पता होगा, अपने किसी संवाददाताओं को आपको भेजना चाहिए। आज वहां मीटिंग चल रही है, बंद लिफाफे दिए जा रहे हैं, बंद लिफाफे। वो पैसे के लिफाफे नहीं है, चिट्ठी है, चिट्ठी। बिल्कुल। उन चिट्ठियों में बताया जा रहा है कि भीतरवाद कहाँ हुआ, किसने हराया, क्यों हारे, और जो जीते इतने कम मतों से क्यों जीते, इसका सारा आकलन चला। क्या इतनी जल्दी है और किसको रिपोर्ट चाहिए ये? इस रिपोर्ट की कॉपी आरएसएस को भी जाएगी क्या? ये तमाम चीजें चल रही हैं और आरएसएस अब नया घोड़ा मैदान में लाना चाहती है, क्योंकि यहाँ इस बात से सब इत्तेफाक रख रहे हैं कि आरएसएस का सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि भारत को हिंदूवादी देश बनाना, और उसी पर वो काम करती है। उसका लक्ष्य भी वही है और अगले साल वो कोई बड़ा मूवमेंट देखना चाहती है, कोई बड़ी चीज करना चाहती है, उसके लिए वो अपना काम कर रही है। और वहां कोई व्यक्ति विशेष, चाहे कल को अगर बलि देनी पड़े किसी बड़े आदमी की भी, अगर कल को यही हो जाए कि मोहन भागवत जी अपना रोल सही से नहीं निभा रहे हैं तो उनको भी हटा दिया जाएगा। वो कोई एक व्यक्ति की संस्था नहीं है, वहां आप देख सकते हैं वहां हटे हैं लोग। तो मेरा कहना यह है कि जो चीजें अभी हो रही हैं, और देखिए चाहे वो संघ हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उत्तर प्रदेश को हल्के में नहीं ले सकते। आपको देखना होगा भारतीय जनता पार्टी ने जो एंट्री मारी गुजरात में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, भारतीय जनता पार्टी वहां से हिल नहीं रही है। और भारतीय जनता पार्टी की जड़ें कमजोर अगर उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, जिस प्रकार से गठबंधन अखिलेश यादव और राहुल गांधी का है, उससे भारतीय जनता पार्टी को लगने लगा कि हमारी विधायी समारोह हो सकता है 27। तो कभी नहीं चाहेगी भारतीय जनता पार्टी और संघ कि हम उत्तर प्रदेश से हिले। उत्तर प्रदेश तो हमारी हिंदू धर्म की प्रयोगशाला है। हमने तो वहां 2013 में मुजफ्फरनगर दंगे की प्रयोगशाला लगाई थी। हमने तो वहां राम मंदिर की लड़ाई इतने दिन लड़ी है। हम तो मथुरा की तैयारी कर रहे हैं। अगर वहीं से हमारी विदा हो जाएगी फिर हमारा क्या होगा? तो हम किसी भी हालत में उत्तर प्रदेश को नहीं छोड़ सकते। और अगर हमें उत्तर प्रदेश को बचाना है, भारतीय जनता पार्टी को बचाना है, तो ये कुर्बानी तो लेनी ही पड़ेगी। इस पे काम चल रहा है और ये आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। यहाँ महीनों की बात अब नहीं है, देखिए महीनों की बात नहीं है। और यहाँ अब हम दूसरे बात करते हैं मल्लिका। हाँ सर, मैं उस पर भी आऊंगी। ये मुलाकातें क्या कुछ कह रही हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ और आरएसएस की मुलाकातें हो रही हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या योगी आदित्यनाथ नया चेहरा हो सकते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ से कोई नाराजगी है नहीं, मोदी से पटरी खा नहीं रही है आरएसएस की, और नया चेहरा खोज ही रहे हैं आरएसएस ये लोग। तो अब क्या क्या होने क्या वाला है? ये मुलाकातें क्या कुछ संदेश दे रही हैं सर? देखिए प्रज्ञा, यहाँ तो अभी राकेश जी ने भी कहा, प्रेम जी भी जानते हैं, अमिताभ जी ने भी कहा कि वाजपेयी जी कोई कट्टर आरएसएस के व्यक्ति तो थे नहीं, लेकिन वो भी चेहरा तो थे, भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री तो बने। योगी भले ही आरएसएस के स्वयंसेवक ना हो, लेकिन हिंदुत्व का तो बहुत बड़ा चेहरा है वो। भारतीय जनता पार्टी में तो उनकी बहुत पूछ है, तो उनको प्रयोग किया जा सकता है। मैं तो लगातार आपको कहता रहा हूं कि जो कुछ कमियां लोग गिनाते हैं मोदी जी की, वो कमियां तो बाबा के आसपास भी नहीं फटकती। अडानी, अंबानी, स्मृति ईरानी और तमाम जो इस तरह के आरोप हैं, वो तो बाबा के आसपास कहीं है नहीं।
और पैसे का भी कोई उनके ऊपर ऐसा लांछन नहीं लग सकता कि वो हेरा फेरी कर रहे हैं। उनके नीचे के लोग को भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो एक बात अलग है। बाबा को पैसे की जरूरत नहीं, मठ में बहुत पैसा है, तो वो कहाँ इसमें कमतर दिखाई दे रहे हैं आपको। तो वो इसीलिए इसीलिए जो मोहन भागवत जी है वो था लेने गए हैं उस कुएं की, कि क्या कुएं में पानी इतना है कि अगर यहाँ पर रेहट लगा दिया जाए, ट्यूबवेल लगा दिया, आपूर्ति चलती रहे, ये सारी चीजें हैं। अब जो दूसरी बात यहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की आई है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी माहौल को गरमाए रखना चाहते हैं। तो ऐसा ना हो कि लोग हमें भूल जाएं, लोग थोड़ा ये हो जाए कि अरे अब तो बन गई है, चली रही है। माहौल गरमाना भी तो बड़ा जरूरी है ना, क्योंकि अंदर ही अंदर खेला उधर भी चल रहा है, शरद पवार जी का, गडकरी जी का, बाकी का। मैं आपको पहले भी कहा था कि गडकरी का नाम अगर तय होता है, शरद पवार भी उसका विरोध नहीं कर पाएंगे। और अगर कहीं ना कहीं कांग्रेस को या इंडिया गठबंधन को ये लगता है कि हमारी सरकार नहीं बन रही है, और सबका लक्ष्य आज ये है कि मोदी जी हटने चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, कोई हो, तो ममता बनर्जी जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं। अब कुछ समय के लिए करेंगे, परमानेंट करेंगे, कब के लिए करेंगे। अगर मोदी जी की विदाई कल सुबह होती हो और वो कहते हो ठीक है गडकरी जी को ले हम आपके साथ, तो सबसे पहले शरद पवार को आना पड़ेगा, शिवसेना को आना पड़ेगा, बाकी दूसरे एलाइज को आना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कई जगह कई सारे एंगल पे चीजें हो रही हैं। अब लास्ट में कौन सा एंगल आएगा, कल को लोग हमें कहने अरे आप तो बड़ी बातें कर रहे थे, बाबा आ जाएंगे, गडकरी आ जाएंगे। अरे भाई संभावनाएं हैं, अब कल को कहाँ जाके बात बनेगी ये थोड़ी आज मुझे पता है, ये मैं परसों बताऊंगा। तो इसलिए आज जो चीजें चल रही हैं कहीं ना कहीं ये है कि इनसे पीछा कैसे छुड़ाया जाए। और यहाँ बहुत बारीकी से जिक्र तीनों प्रवक्ता लोगों ने इस चीज का किया कि आज तक भारतीय जनता पार्टी में संसदीय दल की मीटिंग क्यों नहीं हुई। वो जयकारा वाले लोगों को बुलाया था, वो संसद दल की मीटिंग में सेंट्रल हॉल में पार्लियामेंट में जयकारे वाले लोगों को बुलाया। राजभर का क्या काम था? जो आपने वो मंत्री बना रखे, मुख्यमंत्री बना रखे, रबर स्टैम्प, उनका क्या काम था? उनको जयकारा लगवाने के लिए बुलाया। अब इस चीज को थोड़ा विस्तार से समझाइएगा दर्शकों को भी कि आखिर एनडीए के सदस्यों की मीटिंग हुई, लेकिन उनके अपने घर में वो झांक कर नहीं देख पाए कि उनके अपने घर के लोग उनको नेता मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, या माना भी है कि नहीं माना है। बीजेपी के संसदीय दल की बैठक क्यों नहीं हुई अभी तक? देखिए प्रज्ञा, ये पूरा विश्वास है सबको, और मोदी जी भी इस बात को जानते हैं, अमित शाह भी इस बात को जानते हैं कि वहां पे ये बातें उठेंगी और कोई नेता बगावत कर सकता है। संसदीय दल की मीटिंग में कोई बाहर का व्यक्ति नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के नए पुराने लोग सब होंगे, और वहां ऐसे चेहरे भी होंगे जिनसे हम पिछले 15 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके नाम पे है। अजीत पवार के प्रतिनिधि भी होंगे, आसाम के प्रतिनिधि भी होंगे जिनको हम बता रहे थे कि बहुत करप्ट हैं तो जेल भेजना है इनको। शिंदे साहब भी होंगे, कोई ऐसे जो है और भी दूसरे लोग होंगे जिनको हम लगातार चोर चकार बता रहे थे। मध्य प्रदेश के कई नेता हैं, मेरे से अच्छा राकेश जी जानते, वो भी वहां बैठे होंगे। तो उनपे भी बात आ सकती है कि इनको आप इतना भाव दे रहे हैं। दूसरी बात ये होगी, ऐसे क्रांतिकारी हरदीप पुरी जी, अभिनव वैष्णव जी, ऐसे क्या क्रांतिकारी लोग हैं कि इनको 2 महत्वपूर्ण पद आपने दे रखे हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई इस लायक 240 में एक भी सांसद नहीं है जो विदेश मंत्री बन सके, जो रेल मंत्री बन सके, जो संचार मंत्री बन सके, जो पावर मिनिस्टर बन सके? तो आपको ये चेहरे नजर, ये सवाल क्यों नहीं उठेगा? और अब उनको खोने को क्या बचता है उनके पास? खो तो उन्होंने अभी भी दिया है। तो इस तरह के सवाल उठेंगे, वहां बगावत होगी, इस तरह की चर्चाएं हो सकती है। दूसरी जो चीज है सबसे बड़ी वहां हो सकती है, अगर थोड़ा सा भी संदेश बाहर ये आ गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर रही है, तो जो मशीन में धुले हुए लोग हैं, जिनके पीछे तोते और कौवे लगे हुए थे, वो उस डर से आए हुए थे, वो तत्काल भाग जाएंगे। तो ये भी डर एक कहीं ना कहीं अंदर है। तो इसलिए सारी चीजों को देखते हुए संसदीय दल की मीटिंग अभी नहीं हुई है, और इसी डर को देखते हुए सेंट्रल हॉल में एनडीए के सारे लोगों को बुलाकर, अपने मुख्यमंत्री, अपने जयकारा लगाने वालों को बुला के ये मीटिंग की गई थी। वो कोई मीटिंग थोड़ी थी, वो तो वहां 4 लोगों ने भाषणबाजी की और फूलों के गुलदस्ते 10 आए थे, वही बदल अलट पलट के आपने वीडियो देखी होगी, गुलदस्ते दिए और जय श्री राम बोला, निकल लिए। कई लोगों गुलदस्ते आपने लिए भी देखा होगा, वो जो महाराष्ट्र के बड़े नेता थे चौहान साहब, उनका गुलदस्ता कैसे मोदी जी ने संभाल कर लिया था,
आप थोड़ा वीडियो देखिए उस। तो मैं ये कह रहा हूँ ये तमाम चीजें तो वहां फॉर्मेलिटी दिखाने के लिए की गई है। मामला बहुत पेचीदा है और ये आरएसएस को भी इतना सुलझता हुआ नहीं लग रहा है, इसीलिए आरएसएस ने फ्रंट खोला है। क्योंकि जिस तरह से आगे बढ़ के लीड ले रहा है इंडिया गठबंधन, उसको कहीं हल्का सा डैमेज किया जा सके। और हम ये कि हम तो पहले डांट रहे हैं अपने लड़के को, आप भी आ गए डांटने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसलिए क्योंकि इनको हटाना है। ये बताना चाहते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी को हटाया है तो गठबंधन या विपक्ष ने नहीं हटाया, हमने खुद हटा लिया। आप ये भी तो देखिए ना कि इसमें सम्मान भी बचा रहेगा और आप वो वाला काम हो जाएगा कि लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। और नहीं तो यहाँ हो रहा लाठी का बड़ा नुकसान हो रहा है, महंगी लाठी और टूट जाएगी तो आपको मानना। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को कैसे देख रहे हैं आप कि अल्पमत में बीजेपी सरकार है, बहुत जल्द गिर सकती है, कभी भी गिर सकती है? नहीं, देखिए प्रज्ञा, मैंने पहले ही कहा कि खड़गे जी का जो बयान है वो माहौल को गरमाए रखना चाहता है। जो उनके एलाइज हैं, जो उनके साथ वाले लोग हैं, उनमें एक मैसेज चला जाए कि भैया अभी भटकना नहीं है कहीं, ऑप्शन है। और शरद पवार जी लगे हुए हैं, वो गडकरी जी से भी बात कर रहे हैं, वो ममता बनर्जी से भी कर रहे हैं, वो नायडू से भी कर रहे हैं, वो नीतीश कुमार से भी कर रहे हैं। और आप चिंता ना करिए, और हमने तो बोल ही दिया है। ऑपरेशन लोटस की संकेत दिख रहे हैं ना, अंदर खाने तैयारियां तो चल रही हैं, इसके तो साफ संकेत हैं। उसको ऑपरेशन लोटस नहीं कहते। ऑपरेशन लोटस ये होता है कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों को तोड़ फोड़ की बात करें, हम तो सेकंड ऑप्शन की बात कर रहे हैं। नहीं, इसको ऑपरेशन नहीं कहेंगे। आप देखिए, ऑपरेशन पंजा अगर होता तो वो सबसे पहले चिट्ठी दे आते। उनके तो हो सकते थे, उनके तो 270-75 तो ऊपर पहुंच जाते हैं, वो पहले चिट्ठी दे देते। लेकिन उनको पता था कि राष्ट्रपति सबसे बड़ा दल होने के नाते फिर भाजपा को बोला, तो वो बड़ा फूक फूक के कदम रख रहे हैं और वो कहीं भी उतावलापन नहीं दिखाना चाहते। और ऐसी परिस्थितियां आ सकती हैं, कि ये सरकार गिरे तो वो सेकंड ऑप्शन में फिर आए और फिर मजबूती के साथ सरकार बनाए। हालांकि एक चीज और है कि ये सरकार भी अगर बनती है, वो भी तराजू में मेंढक तोलने जैसी होगी और वो कितनी लंबी चलेगी, वो भी एक सोचने वाली बात।